हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज आपके सामने एक नया वीडियो नए प्रश्नोत्तर के साथ इतिहास सीरीज का। अब तक की हमने 7 अध्यायों का अध्ययन किया है। आज हमारे सामने हमारा 8वां चैप्टर जो कि गुप्त काल से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं हम अपना आज का नया चैप्टर जो कि गुप्त काल से संबंधित प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला सवाल गुप्त काल से संबंधित आपकी स्क्रीन पर आपके सामने सवाल नंबर 1। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। सवाल एक बार फिर से कि गुप्त काल में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो गणितज्ञ भी था और खगोल विज्ञानी भी था। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है भानुगुप्त, ऑप्शन सी है भाणभट्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गुप्त काल में खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों थे वो आर्यभट्ट थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 2। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। तो गुप्त शासकों की जो सरकारी और दरबारी भाषा थी वह संस्कृत थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। तो ऑप्शन ए है बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुड़ों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जिस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे वह शकों को पराजित करने के बाद जारी किए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4। महरौली जो कि दिल्ली में है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। महरौली दिल्ली में स्थित लोहे के स्तंभ का निर्माण कौन सी सदी में हुआ। दूसरी सदी में हुआ, तीसरी सदी में हुआ, 7वीं सदी में हुआ या चौथी सदी में हुआ। तो इसका सही जवाब है महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण 4वीं सदी में हुआ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है। कालिदास ने कई महत्वपूर्ण प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है, लेकिन उनकी एक ऐसी कृति है जिसे विश्व की 100 साहित्यिक कृतियों में शामिल किया गया है। तो वह कौन सी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक बिंदुसार, अशोक महान। तो कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम कृति है उसे विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में शामिल किया गया है। इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन ए है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। वर्तमान में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। यानी जो दशमलव प्रणाली की खोज की गई या किस युग में की गई। कुषाण युग में की गई, गुप्त वंश में की गई, मौर्य युग में की गई, वर्धन युग में की गई। तो इसका सही जवाब गुप्त युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया गया। उत्तर नंबर बी। सवाल नंबर 7। किस गुप्तकालीन शासक को कवि राज कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा शासक था जो कविताओं की रचना करता था। श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। या सभी चारों लोग गुप्त साम्राज्य के शासक थे और इनमें एक ऐसा शासक था
जो कविराज कहलाता है और वो शासक समुद्रगुप्त था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? मंदसौर लेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, जूनागढ़ अभिलेख में, या फिर कौहोम स्तंभ लेख में? तो कौहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसके कवि भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो कि कालिदास हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कालिदास द्वारा महाकाव्य कुमार संभव की रचना की गई थी। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? यानी वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने नालंदा की स्थापना की थी? स्कंदगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त ने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी, या चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो कुमारगुप्त प्रथम था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त था, चंद्रगुप्त था, श्रीगुप्त था, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश की स्थापना जिसने की वो श्रीगुप्त था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? यानी श्रीलंका के राजा जो मेघवर्मन थे उन्होंने कौन से स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाया और इसके लिए उन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो वो स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए प्रयाग में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी अमरावती में, और ऑप्शन डी बोधगया में। तो वह स्थान जहाँ पर राजा मेघवर्मन ने भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी, बोधगया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सबसे पहले कब हुआ? गुप्त काल में हुआ, मौर्य काल में हुआ, कुषाण काल में हुआ, सैंधव काल में हुआ? जो मंदिर निर्माण की कला का जो सबसे पहले यहाँ पे जन्म होता है वो गुप्त काल में हुआ। अगला सवाल नंबर 14। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? यानी चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? कारशापड़ कहा जाता था, रूपक कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, गण कहा जाता, पण कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। सवाल नंबर 15 आपके सामने। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? यानी वो कौन सा शासक था जिसने महाधिराज की उपाधि को धारण किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी घटोत्कच गुप्त ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी श्रीगुप्त ने। तो चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए शिव थे, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी विष्णु। गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो विष्णु थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की शकों का उन्मूलन करने के बाद। ऑप्शन बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, ऑप्शन सी चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की वो शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 18। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? यानी ब्राह्मणों को और
मंदिरों में सबसे ज़्यादा गांव जिसने दान किए वो कौन सा शासक था? पाल वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट या फिर प्रतिहार? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वह गुप्त वंश है। गुप्त वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 19, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का जो महान केंद्र था वो उज्जैन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 20, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? यानी भारत का नेपोलियन, गुप्त साम्राज्य के एक शासक को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। वह शासक कौन था? नंबर 1 इसका ऑप्शन ए पहला स्कंदगुप्त को, या फिर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन जिस शासक को कहा जाता है वह समुद्रगुप्त है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 21, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त था, चंद्रगुप्त था, कुमारगुप्त था, समुद्रगुप्त था? तो हूणों के आक्रमण को रोकने वाला जो शासक गुप्त वंश का था वो स्कंदगुप्त था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 22, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? नालंदा के, प्रयाग के, एरण के या गया के अभिलेख में? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन है वह प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 23, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? चोल काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में? इनमें से किसी में भी नहीं। तो गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ऑप्शन सी सही जवाब इसका। निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृत में अंकित करवाया? यानी वो कौन सा शासक था जिसने वीणा बजाते हुए सिक्कों पे अपने आप को अंकित करवाया था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अपनी आकृति को अंकित करवाया था। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर हमारा अगला आपकी स्क्रीन पर, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए या साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए? तो गुप्त राजवंश की जो प्रसिद्धि का प्रमुख कारण था वह उसकी कला एवं स्थापत्य कला थी। कला और स्थापत्य के कारण गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 26, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? यानी किस काल से संबंधित हैं? तो अजंता की कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 27, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गणतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक थी? इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल एक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गुप्त काल की जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी। सवाल नंबर 28, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की में किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध मंदिरों, स्तूपों, विहारों का? ऑप्शन बी गौतम बुद्ध के उपदेशों का, ऑप्शन सी बौद्ध राज्यों का और ऑप्शन डी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। तो फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की में जिसका विवरण नहीं मिलता है तो वह ऑप्शन डी हमारा है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। यानी उपरोक्त जो 3 ऑप्शन हैं, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का,
गौतम बुद्ध के उपदेशों का और बौद्ध राज्यों का। इन तीनों ही ऑप्शन का विवरण फायान के ग्रंथ में तो मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन फायान के ग्रंथ फो की में नहीं मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त राजवंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश। तो जो गुप्त वंश था वह हूणों के आक्रमण से बहुत अधिक विचलित हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? ऑप्शन ए माल विकग्निमित्र, बी जानकी हरण, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी विक्रमो वर्षीयम। तो इनमें से 3 नाटक महाकवि कालिदास द्वारा रचित हैं, जबकि एक उन्होंने नहीं लिखा है, और जो कालिदास ने नहीं लिखा है वो हमारा जानकी हरण है, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया? ब्रह्मपुत्र, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, धन्वंतर। 4 ऑप्शन आपके सामने कि पहला भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया? वह विद्वान आर्यभट्ट था जिसने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम निम्न में से किससे संबंधित है? धातु विज्ञान से, खगोल विज्ञान से, गणित से या चिकित्सा से? तो गुप्तकाल की यह प्रमुख पुस्तक है नवनीतकम, और नवनीतकम का जो संबंध है वह चिकित्सा से है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 33 आपके सामने, निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। तो जिस राजा ने गुप्त काल के शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। कुछ विद्वानों ने के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? यानी आप सवाल नंबर 34 में सवाल हमारा, कुछ विद्वानों के अनुसार जो कालिदास थे वो किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए हर्ष के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, या समुद्रगुप्त के, या चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यहाँ पर बात गुप्त साम्राज्य की हो रही है, तो ना ही हर्षवर्धन और ना ही चंद्रगुप्त मौर्य, बल्कि ऑप्शन बी ऑप्शन सी में से ही हमारा जवाब सही होगा। और ऑप्शन बी जो है कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता जो चित्रकारी है उसकी जो विषय वस्तु है वह किससे संबंधित है? शैव मत से, वैष्णव मत से, बौद्ध मत से, जैन धर्म से? तो अजंता की गुफाओं में जो सबसे ज़्यादा चित्रकारी की गई है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गुप्तकाल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? यानी गुप्त काल में बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया गया और उनमें जो एक सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए भीतरगांव का मंदिर, ऑप्शन बी तिगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन सी भूमरा का शिव मंदिर, और ऑप्शन डी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यही मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब है कि गुप्त काल की स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ऑप्शन डी इसका जवाब सही जवाब है। अजंता की गुफाओं में किस गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? यानी हमारा अगला सवाल, जो अजंता की और एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? कितनी गुफाओं का निर्माण? अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19, 14, 15 एवं 16, 2, 3 एवं 4 या सभी गुफाओं का? तो इसका जो सही जवाब है
वह ऑप्शन ए है 16, 17 एवं 19। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, रामगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, स्कंदगुप्त था। तो चांदी का सिक्का जिस गुप्त शासक ने जारी किया वो रामगुप्त था। ऑप्शन बी इसका जवाब। सवाल नंबर 39, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से है, चंद्रगुप्त प्रथम से है, भानुगुप्त से है, चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो एरण अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त के दरबार से, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह जिस शासक के दरबार से जुड़े थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 41, गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को। तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 42 आपके सामने, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई, शुरू हुई? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, हर्षवर्धन के काल में? तो बाल विवाह की जो प्रथा प्रारंभ हुई या शुरू हुई वो गुप्त काल में शुरू हुई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या ऑप्शन डी हर्षवर्धन के। तो फायान जिसके शासनकाल में भारत आया वो शासनकाल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का था, यानी कि फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 44, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? मौर्य काल को, राजपूत काल को, चोल काल को, या गुप्त काल को? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जिस प्राचीन काल को कहा जाता है वह गुप्त काल था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 45 आपके सामने, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में जारी किए गए, कुषाण काल में जारी किए गए, मौर्य काल में जारी किए गए, हिंद यवन काल में जारी किए गए? तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए वो गुप्त काल में जारी किए गए, क्योंकि गुप्त काल के शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में, सबसे भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 46, यूरोपीय भाषा में अनुदित यानी अनुवाद जिसका किया गया हो, अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? भागवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, कामसूत्र। तो यूरोपीय भाषा में जो पहला ग्रंथ जिसको अनुवादित किया गया वह अभिज्ञान शाकुंतलम था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 47 आपके सामने, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? भीतरगांव के लेख से, ऑप्शन बी विलसद स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी एरण अभिलेख से, ऑप्शन डी भीतरी स्तंभ लेख से। तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है वो हमें एरण अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फायान कहाँ का निवासी था, यानी फायान कहाँ का रहने वाला था, क्योंकि फायान एक विदेशी राजदूत था। तो ऑप्शन ए है भूटान का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी बर्मा का, ऑप्शन डी चीन का। फायान चीन का निवासी था, चीन से भारत आया था। सवाल नंबर 49 आपके सामने, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक का, शक का, कण्व का, सातवाहन का? तो जो सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय था वह वाकाटक वंश का शासक था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 50, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर
कहाँ से प्राप्त हुआ? देवगढ़ झांसी से, ऑप्शन बी बयाना भरतपुर से, ऑप्शन सी भूमरा मध्य प्रदेश से और ऑप्शन डी तिगवा मध्य प्रदेश से। तो गुप्तकालीन सिक्कों का जो सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है वो स्थान बयाना भरतपुर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 51 आपके सामने, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, समुद्रगुप्त था या चंद्रगुप्त प्रथम? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो समुद्रगुप्त था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 52 मिहिर कुल का संबंध निम्न में से किससे था? मिहिर कुल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? गुप्तों से था, मौखरी से था, कुषाण से था, हूण से था? तो मिहिर कुल का जो संबंध था वो हूणों से था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इस प्रकार से दोस्तों आज का ये हमारा अध्याय जो कि गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, जिसमें गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपने देखे, जो कि बहुविकल्पी MCQ टाइप्स के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इनको तैयार कीजिए, वीडियो को देखते रहिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, UPSC, TGT, PGT, UP PET या और किसी भी हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, उसके लिए आपके लिए वहाँ पर ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले अध्याय में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।